नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। कल जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो यही बता दीजिए मनोज जी, कल खबर आई कि आपके खिलाफ हिंदू रक्षा दल ने एफआईआर दर्ज करवाई, वो भी टीवी डिबेट में बोले गए किसी वाक्य के बारे में। तो ऐसा क्या बोल दिया आपने जो एफआईआर दर्ज करवाने की नौबत आ गई? आप बिल्कुल विक्रांत जी, दरअसल में बीजेपी के लोगों को मुझसे बड़ी तकलीफ है। मैं तमाम सारी डिबेटों में, अभी तो हाल फिलहाल मुझ पे अगस्त 2024 से बीजेपी ने बैन कर रखा है, लेकिन तमाम सारे चैनल जो कुछ ऐसे हैं जो बुलाते हैं नेताओं के खिलाफ बैठालते हैं, तो वो उन पे भी जाते हैं। दरअसल में मेरी हमेशा से एक ही बात की इच्छा रही है कि बीजेपी के लोग जो अपमानित तरीके से बात करते हैं, मेरे जहन में जब मैं राजनीति में अपनी पार्टी में जिला लेवल पे काम करता था या स्टेट कमेटी में था यूथ में, तब मैं देखता था कि एक इनके बीजेपी के प्रवक्ता थे और जिनका नाम शायद संदीप पात्रा था। वो किसी भी व्यक्ति को डिबेट में इतने गंदे ढंग से अपमानित करते थे और इस तरीके की बात बोलते थे कि मैं सोच के रह जाता था कि कोई ऐसे भी प्रवक्ता हो सकता है क्या जो इस तरह से अपने ही देशवासियों को अपमानित करे। खैर, बीजेपी की वो प्रवृत्ति बढ़ती गई, वो संदीप पात्रा एक की जगह सैकड़ों हो गए और जहां भी देखो वहां सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को डराना, धमकाना और उनके लोगों को इस तरह की बातें बताना ही मेरे ख्याल से डिबेट का मकसद और मतलब रह गया। मैं जब से पार्टी ने मुझे पार्टी का प्रवक्ता बनाया, फिर मेरे सामने इनकी नहीं चली। इसी वजह से इन्होंने मुझे बैन भी किया और जिस भाषा में ये जवाब चाहते हैं उसी भाषा में मेरे से ये जब भी मौका पाते हैं, तो इससे इससे पूर्व भी कई मुकदमे इन्होंने मुझ पे लगाए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे याद है, एक कनक्लेव अमर उजाला का चल रहा था लखनऊ में, और कोई बीजेपी का एक सनकी नेता उस कनक्लेव में घुस के माननीय जी योगी आदित्यनाथ जी पे कुछ टिप्पणी कर रहे थे और वो खड़ा होकर उनसे लड़ने लगा। मेरा दोष इतना था, सिर्फ मेरा दोष इतना था कि मैं सबसे आगे की जज में बैठा था और मैं खड़ा होकर मैंने उस व्यक्ति को इशारे में कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। और चूंकि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ तो एफआईआर करा नहीं सकते, तो मेरे बैठने के इशारे को ही उसने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जहां पर सारी फोर्सेस खड़ी थी। सारी फोर्सेस, कई थानों की फोर्सेस, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की खुद की पूरी जेड प्लस की सिक्योरिटी, वहां उसको मैं जान से मारने की धमकी दे रहा था और वो मरा भी नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि उसको एक झापड़ भी किसी ने नहीं मारा इतनी फोर्स के बीच में, और उसको जान का खतरा मुझसे हो गया। योगी आदित्यनाथ जी, समझदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जीनियस मुख्यमंत्री, उसको तत्काल गनर दे देते हैं कि उसको थ्रेड हो जाएगा, उसको मनोज यादव उसकी जान के प्यासे हो गए। सिर्फ मेरा दोस्त इतना था, मैंने उससे कहा बैठ जाओ, कार्यक्रम को बाधित मत करो। सोचो आप। तो ये तो एक बाबा हैं अयोध्या के, जो बाबा, मैं कहता हूं उनको बोला भी था, फ्री का घी पी पी के वो अपना पेट इतना बड़ा निकाल के टीवी डिबेट में आते हैं और नफरत फैलाते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं ये बातें कहूंगा क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया, बाबा है तो बड़ा अच्छा होगा, वो बाबा है तो संत है, बाबा है तो उसके अंदर भगवान दिखना चाहिए। जो नफरत फैलाए वो कैसे भगवान हो सकता है? वो कैसे कोई साधु हो सकता है? वो कैसे कोई महंत हो सकता है? वो कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पूजनीय हो? जो नफरत की भाषा बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ दोषी है। वो बाबा के चरित्र में पोशाक डाल के बाबा नहीं कहा जाएगा। तो मैंने उनको जवाब दे दिया। और बीजेपी एक प्रवक्ता है, आप भी जानते हो, एसएन सिंह, पुराने कांग्रेसी हैं, पहले कांग्रेस में पता नहीं किसके किसके नजदीक थे, लेकिन मुझे उनकी नजदीकियां सारी मालूम है। बीजेपी में किसके कोई सांसद थे वहीं पश्चिम के, उनके बड़े करीबी थे, कोई जनरल वल्लभ थे, वीके सिंह जी, उन्हीं के एक खास व्यक्तियों में से एक हुआ करते हैं। उन्होंने मुझसे, विक्रांत जी आपने इतने दिन की पत्रकारिता की, आपने इतनी डिबेट देखी होगी, रिपोर्टिंग की होगी, बहस में मतलब मेरे ख्याल से जमीन के नीचे वाले भी लेवल पे लोग जाते हैं। आप याद करिए, सुरेंद्र राजपूत जी की मां को क्या शब्द कहा, बिल्कुल। क्या कहा गया? क्या आपने अपने इतनी लंबी पत्रकारिता में कभी किसी बहस में किसी की मां को इस तरह का शब्द कहते हुए किसी कांग्रेसी को सुना, किसी समाजवादी को सुना, किसी टीएमसी के प्रवक्ता को सुना, किसी और भी क्षेत्रीय दल के प्रवक्ता को सुना कि किसी की मां छी के गाली देने वाली तो बात मैंने होगी जो टीवी डिबेट्स में अमूमन नहीं होती है, लेकिन किसी की मां को इतना गंदा शब्द कहने?
पूरे देश का कानून सुप्ता अवस्था में गांजा पी के सोता रहा, एफआईआर नहीं हुई। लेकिन मनोज यादव ने सिर्फ उस व्यक्ति को कह दिया, सिर्फ इतना कहा उसने। मुझे याद है जी न्यूज का यूपी और उत्तराखंड चैनल था, जेपी शर्मा उस पे एंकर थे। मैं कुछ डिबेट चल रही थी और वो मदरसे को लेके डिबेट चल रही थी और उस पे फंडिंग को लेके। तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे तथ्य रखे जिसपे डिबेट बन नहीं पा रही थी कि बीजेपी के लोग मुझ पे हमलावर हो सके। उन तथ्यों के साथ मैं बात रख रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी बात भी नहीं पूरी कर पाया था, उस व्यक्ति ने कहा, एसएन सिंह ने कहा कि इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। अगर मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई है तो इसको चुप कराओ, मतलब ये एक आदेशात्मक भावना थी उनकी कि मनोज, अरे आप कह सकते हैं मनोज जी को रोकिए, मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। एक ये शब्द हो, इसको चुप कराओ, मतलब तुम बहुत बड़े राजा हो और तुम यहाँ के मालिक हो डिबेट के, और हम वहां गुलामी करने आए हैं डिबेट में क्या। मैंने कहा एसएन सिंह जी, मैंने आपको एसएन सिंह जी कह के संबोधित किया। वो मीडिया आर्काइव में डिबेट देखी जा सकती है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को, लखनऊ की कमिश्नर को भी सुननी चाहिए। फिर जब उन्होंने मुझे उकसाया कि इसको चुप कराओ, तो मुझे, मेरे अंदर देखिए एक आग का गोला रहता है। ये बात विक्रांत जी मैं कहने में कभी पीछे नहीं रहूंगा। यदुकुल में मैं जन्म लिया हूं, मैं किसी से दब के नहीं रहूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन किसी की गुलामी नहीं पसंद करूंगा। मेरे पुरखों ने, मथुरा में बड़ी संख्या में थी, मथुरा में तादाद यादवों की, ये बात ऐतिहासिक पौराणिक है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन आज की डेट में मथुरा में यादव नहीं है, जानते हैं क्यों? वो कन्वर्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद का लालच नहीं किया। उन्होंने किसी जो भी सम्राट रहा होगा, जो भी आक्रांता रहा होगा, जो भी आया होगा, उसके सामने वो झुके नहीं। उन्होंने मथुरा छोड़ दिया, कहा मथुरा में नहीं रहेंगे लेकिन हम मुसलमान नहीं बने, हम्म। हम किसी राजा की गुलामी नहीं करेंगे। वो चला गया, दूर अन्य जगहों पे चला गया, लेकिन दिल्ली के किनारे नहीं रुका। और जो लड़ने वाले थे वो लड़े। तो मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज से आता हूं कि मैं किसी एसएन सिंह का इसको चुप कराओ नहीं सुन पाऊंगा। अगर ये बात मौजूदा सरकार को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर वो सरकार अपना दवाई इलाज खुद करे। और मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर सामंतगिरी दिखाओगे, तो तुम्हारी जैसी सामंतगिरी मैं अपने जूते की नोक के नीचे दबा के रखता हूं। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि बुरे व्यक्ति को अगर दबा दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। हम्म। ये तो पुलिस भी कहती है, पुलिस का भी तो यही काम है, बुरे लोग जो हैं वो उनको जेल में भेजती है। मैंने तो बहस में अगर अपमानित कर रहा हो तो मैंने उसको कहा मुझे सामंतगिरी मत दिखा। उसमें कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी का अपमान एफआईआर में। मैंने कहा ठकुराई दिखानी है तो जाके योगी आदित्यनाथ जी को दिखाना, मुझे मत दिखाना। इस सेंटेंस में योगी जी का कौन सा अपमान होता है? ये मुझे तो, जो तमाम सारे न्यायविद लोग हैं वो बताएं, इस लाइन में योगी जी का कौन सा अपमान हो गया? मैंने कौन सी गाली दे दी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को? मैंने तो सिर्फ वो बातें कही हैं जो डिबेट में अपना अपना टेम्परामेंट, अपनी अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए किया जाता है। अब अगर वो सोचते हैं कि नहीं मुकदमा लगा के मनोज यादव को रोक देंगे, अरे आप तो नेशनल टीवी पे, उत्तर प्रदेश की टीवियों पे मुझे बैन कर ही रखे हो। हाँ। बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो रिस्क लेके मुझे बुलाते हैं, या जो इनसे नहीं डरते होंगे, जो इनको नहीं दबते होंगे, वो मुझे बुलाते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता मेरे सामने आने से घबराता है। इनके टॉप 5 प्रवक्ता, बीजेपी के नेशनल टॉप 5 स्पोक्स पर्सन, मतलब कहते नहीं पसीने छूट जाते हैं अगर मैं डिबेट में बैठा हूं, तो उनका ज्ञान, बुद्धि, गूगल, उनकी एक्टिविटी सब गायब हो जाती है। जिसने सुरेंद्र राजपूत जी की मां को गाली दी थी, प्रेम शुक्ला नाम है उनका, उत्तर प्रदेश के ही हैं, मेरे सामने आने के बाद उनके गले में घिघी बन जाती है। ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कैसे उनका टेम्परामेंट जो हाई 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 रहता है वो लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे भी सवाल जवाब उतने ही तीखे होते हैं। मैं संविधान के दायरे में बात करता हूं, वो संविधान तोड़ के बात करते हैं। वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं विक्रांत जी, कि कैसे समाजवादी पार्टी को, आदरणीय मेरे नेता अखिलेश यादव जी को, उन पे क्या क्या आरोप नहीं लगाया गया। देखिए अब तो बड़ी बातें हो गई और उनको कहना भी चाहिए। बिल्कुल। भगवान कृष्ण को माखन चोर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में कहा जा रहा है कि ऐसे भगवान कृष्ण को इन संघियों ने, मनुवादियों ने माखन चोर बनाया, कपड़ा चोर बनाया कि उन्होंने कपड़े चोरी किए, जो गोपिकाएं थी। इसके बाद लालू जी को चारा चोर बनाया और हमारे नेता को टोटी चोर कहा। हम्म। तो ये नैरेटिव जो बिल्डअप करोगे ना, तो हो सकता है कोई सुन ले। मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे नेता, मुझे मालूम है कि उन्होंने कितनी अ, पूरी शिद्दत, ईमानदारी और बड़ा दिल करके उत्तर प्रदेश में राजनीति की और लोगों की मदद की।
मैं आज भी आपको बता सकता हूं, जो बातें मीडिया आर्काइव में नहीं है। कोई पत्रकार स्टोरी नहीं करता है, कोई मीडिया हाउसेस उस खबर को नहीं दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रहते हुए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीबों की कितनी मदद की, कितना इलाज करवाया, कितने लोगों के घर की बेटियों की शादी करवाई, कितने लोगों को मतलब जिसपे बच्चों के फीस जमा कराई है, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा। मैं खुद गवाह हूं। अभी आपने एक शायद लंदन से वीडियो था उस लड़की का जिसने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं पीएचडी करने जा रही थी, मेरे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल। अखिलेश जी ने मेरी मदद की, उन्होंने खुद वीडियो बना के डाला। मुझे याद है जौनपुर की एक लड़की है, यादव कम्युनिटी की है, उस उसको वो कोई एक गेम, जूडो से मिलता हुआ एक गेम है, जी। वो शायद सरकार उसमें पैसा नहीं देती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना पड़ता था। उस लड़की के फादर बहुत पहले डेथ कर गए थे, उसने मेहनत करके अपने कोच के सहारे वो गेम सीखा, और 2 बार, एक बार राष्ट्रीय स्तर पर, एक बार इंटरनेशनल लेवल पे उसको खेलने के लिए पैसे हमारे नेता ने दिए। वो दोनों बार मेडल जीत के लेके आई, कम से कम 2-2 लाख, 1.5-2-2 लाख रुपए की मदद की। तो मैं ऐसे नेता के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। जो सुन लेता होगा वो सुन ले, मैं नहीं सुन पाऊंगा। और मुझे न मुकदमे का कोई भय है, न योगी आदित्यनाथ का कोई भय है, क्योंकि मैं कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं। मैं शुद्ध रूप से जो एक पॉलिटिशियन, एक कार्यकर्ता होता है, मैं वो व्यक्ति हूं। मेरे पास हजारों करोड़ की कोई कोई संपत्ति नहीं है, ना मेरे पास इस लखनऊ जैसे शहर में अपना कोई मकान है। मतलब कहते नहीं है, मतलब कसम भी खा सकता हूँ, मेरे पास 1 स्क्वायर फीट का टुकड़ा भी नहीं है। तो हाँ। कौन सा घर मेरा गिरा दोगे? गांव हाँ। का घर बना है, गांव वाला जाके गिरा देना। सबका गिरेगा तो मेरा भी गिर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई अलग बना है और उनका कोई अलग बना है। तो गांव के मकान पे बुलडोजर जब चलने का नंबर आएगा तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर गलत बना होगा तो सबका गिरेगा, क्या मेरा क्या किसी का। हाँ। तो मैं डरता नहीं हूँ इस सरकार से, बस इसीलिए मुझ पे एफआईआर हो जाती है। मैं मैनेज हो जाऊं, मैं कुछ प्रवक्ताओं की तरह एक बार अब मुकदमा खाने के बाद उनके शरणों में चला जाऊं, उनसे माफी मांग लूं, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं यदुकुल में पैदा हुआ हूं। और यदुवंश में इस बात को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अन्याय के खिलाफ कभी झुकना नहीं, और अगर गलती की है तो कभी सर झुकाने में और हाथ जोड़ने में पीछे मत रहना, माफी मांगने में पीछे मत रहना। यही यदुकुल की पहचान है जी। मनोज जी, ये तो बात हुई आपकी एफआईआर की, लेकिन आजकल एक और जो मामला पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश नजर टिकाए बैठा हुआ है कि उसमें क्या होगा। मासूमों की मौत का जो मामला था कफ सिरप पीने का, उस मामले में अमित सिंह टाटा को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो शुभम जायसवाल और बाकी आरोपी थे, अब तो खुद एसआईटी की प्रेस रिलीज कह रही है कि वो भाग गए हैं, दुबई भाग गए हैं, देश छोड़ के चले गए हैं। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। अभी हाल फिलहाल आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि हाँ। कैसे लोग यही कप सिरप पी के मरे थे जहां बीजेपी की सरकार थी। 3 शब्द में समझ में आते हैं, जो मैं लगातार अब उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। बीजेपी हवा में जहर घोलती है, यानी कि बहुत जहरीले शब्दों का प्रयोग करती है और लोगों को थ्रेट पहुंचाती है। वो किसी भी स्टेट के बीजेपी के लोग हों, वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या इनके गांव के प्रधान हो, वो थ्रेट हवा में जहर घोलते हैं। फिर अब जहर पिलाने का भी नंबर आ गया, यानी कि ऐसा कारोबार जो सिर्फ और सिर्फ जहर पिलाने के लिए हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कि लोगों को ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए गए दवाई के नाम पे, जिस पे लोगों की जान जा रही है, यानी कि शरीर के अंदर भी दवा के नाम पे जहर दिया गया, उसका रिएक्शन ऐसा है कि लोग मरते जा रहे हैं। और एक और चौथा है कि इनकी हर नीति में जहरीली नीति नजर आती है मुझे। याद करिए, कब 2016 में नोटबंदी जब होती 8 नवंबर को, और उस दिन से लेके पूरी नोटबंदी तक कितनी लोगों की जानें चली। फिर नोटबंदी से वो सिलसिला शुरू होते हुए जीएसटी, कोरोना, कोरोना में दुश्वारियां, लोगों का पैदल जाना, लोगों के लिए अव्यवस्थाएं, लोगों को इलाज ना मिलना, उससे चलते चलते हम जितनी भी नीतियों की बात करेंगे, उन सब नीतियों में सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौतें हुई। आप उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव को याद करें, कोरोना काल था, सारे विपक्ष के लोग, क्या पंचायत का चुनाव 6 महीने बढ़ जाता तो क्या हो जाता? आप बताओ क्या हो जाता? क्या मतलब कोई भारत का संविधान हिल जाता, डिग जाता, या कोई अप्रिय हो जाता? वो तो इमरजेंसी भी हो सकती थी, लेकिन
इस सरकार ने चुनाव कराया। पता है उस चुनाव के दौरान कोरोना से चुनाव की ड्यूटी में मरने वाले शिक्षकों में सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र थे और टीचर थे और उत्तर प्रदेश सरकार के एम्प्लॉय थे। 1500 लोगों की जान, 1500 लोग। मैं इस बात का गवाह हूं। मेरे बड़े भाई की ड्यूटी लगी, वो सरकारी कर्मचारी है, और उनको कोरोना हो गया और ड्यूटी के एक दिन पहले उनकी हालत बहुत खराब। तो उनके अंदर डर था कि नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा आप कुछ नहीं होगा, आप एक एप्लीकेशन बना के अपने उच्चाधिकारी को दे दो कि मैं नौकरी करने में असक्षम हूं, मेरी तबीयत, और वो रिपोर्ट आ चुकी थी कोरोना की सर, ये आने वाली थी, और उनको तेज फीवर था और उनको बिल्कुल उनका गला रूंधा हुआ था। मैंने उनको हिम्मत दी, ताकत दी। अगर मेरे जैसा भाई नहीं होता तो वो ड्यूटी करने चले जाते, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क ये वो नहीं करता कि सरकारी नौकरी है, कहीं मुझे सस्पेंड या बर्खास्त ना कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी ड्यूटी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उनको मैंने रोका और मैंने कहा मैं लड़ूंगा अगर कुछ होगा। उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी दे दी। बाद को कोरोना रिपोर्ट उनकी जो आई वो पॉजिटिव आई, वो कोरोना से ग्रसित थे। मैंने रोक लिया और उनका इलाज हुआ घर पे ही रह के। अगर वो ड्यूटी करने चले जाते 2 दिन के लिए, तो उनको तो वहां उस ग्रामीण क्षेत्र में कहीं एक टेबलेट भी ना मिलती ढंग से, क्या इलाज होता। तो मैं इस बातों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस सरकार में बैठे लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या प्रधानमंत्री जी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो लोग मर रहे हैं ये कौन लोग हैं। क्या आपने इतने दिनों में कोई संवेदन वाला बयान सुना बीजेपी के नेताओं का, जिम्मेदार लोगों का? उत्तर प्रदेश में 5 बीएलओ की मौतें हो गई। हम्म। क्या आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी रोने लगे, भों भों करके रो रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं कि 5-5 बीएलओ मर गए मेरे प्रदेश के एसआईआर? क्या चुनाव आयोग को उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की? भाई वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मालिक है उत्तर प्रदेश के। अगर वो कल चाहे कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा एसआईआर, मेरे लोगों को जान जा रही है, या एक संवेदन वाला बयान कि मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के जो उनको इतना प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए समय अवधि को बढ़ाए, इतना ही बयान देना है, लोगों का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अरे चलो मेरे पास अभी 15 दिन है, 20 दिन है, मैं 1 महीने का समय और मिला, हम कर लेंगे काम, प्रेशर रिलीज हो गया काम। दवाओं में आपने इंजेक्शन लगाए हैं, लोग थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं और लोगों की जान चली जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो आपके दवाओं में तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, सोचिए, और अपनी जान दे रहे हैं। तो मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि चाहे वो सीरप का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई और घटनाक्रम हो, सिर्फ और सिर्फ ये सरकार लोगों की जान की परवाह 1% भी नहीं कर रही। पता नहीं क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं। ये बात मुझे लगता है कि दुनिया के देश में बैठे तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को, तमाम सारे लोग जो समाज में लोगों की जान की परवाह करते हैं, दुनिया भर के देशों से मैं अपील करता हूं कि भारत में एक दल ऐसा है जो सत्ता के माध्यम से पता नहीं क्या पाना चाहता है, कि अपने ही देशवासियों की जान। ये मरने वाले मुस्लिम नहीं थे, हम्म। इनके कान आंख नाक अगर बंद हो तो मैं बताए दे रहा हूं, अगर कण दोष हो मुख में या दिमाग में कोई बीमारी हो, ना समझने की, ना सोच पाने की, तो ये मरने वाले हिंदू हैं। हिंदू सनातनी जिसकी बात करते हो वही मरे हैं, और जान गई। पूरे देश में कितने लोग मर चुके हैं इसी एसआईआर के चक्कर में। हम्म। आप बताओ, राजस्थान में मरे, पश्चिम बंगाल में मरे। तो यानी कि मौजूदा नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार नर पिशाच सरकार है। मैं बहुत ही हार्ड कोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, नर पिशाच, जिसको नर बलि चाहिए। जब तक लोग मरेंगे नहीं, इनकी सत्ता सही विक्रांत जी नहीं चल पाएगी। यही सरकार की पॉलिसी है। मुझे लगता है कि जो मामला ये बनारस का आया है, इस पे सरकार का रवैया ढुलमुल होगा। बहुत सारे अपराधी यहीं रुक गए, लेकिन विकास जायसवाल, मेरे ख्याल से आपने जो नाम लिया है, जो भाग गया दुबई, वो बिना सरकार की सही के नहीं भागा है। और जिसको यहाँ गिरफ्तार किया गया उसको बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चूंकि जिन्होंने गुजरात में नरसंहार किया था उनकी सजाएं माफ करा दी, तो इसमें कोई अगर टॉनिक वाली बात है, जहरीली टॉनिक वाली बात, तो वो तो दोषी किसी एम्प्लाई को बता देंगे, वैज्ञानिक को बता देंगे जिसने बनाया होगा।
मालिक को कहाँ, मालिक का कहाँ दोष होता है? वो तो कोई वैज्ञानिक थोड़ी ना, वो दवाई नहीं बनाता। इतनी सी बात मुझे समझ में आ रही। जी। मनोज जी, आपकी पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उसने कल ट्वीट किया था कि इस दवा माफिया का जौनपुर वाला बिजनेस पार्टनर और इसके आका कब गिरफ्तार होंगे, जो मुख्यमंत्री के संरक्षण में अपने काले धंधे चला रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय है। सिर्फ स्वजातीय होने के कारण ही उस बड़े माफिया को मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के मानवता विरोधी अपराध करने का छूट दिया हुआ है। तो ये बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बाहुबली की इसमें भूमिका है, जिसका संरक्षण मिला हुआ है इन लोगों को, जिस कारण कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या मामला है ये, थोड़ा अगर समझा पाए। जी बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है। हम्म। संवेदनाएं हर पल रहे। देखिए, स्वजातीय शब्द का प्रयोग किया है। हम्म। बीजेपी वाले सीधे यादव लिखते हैं। हम्म। यादव कहते हैं यादववाद, उत्तर प्रदेश में यादवीकरण। और वहां क्या लिखा था? इलाहाबाद के आयोग में लिखा था, यादव आयोग बन गया। अनिल यादव जी थे उसके चेयरमैन। हाँ। यादव आयोग बना दिया। तो मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करबद्ध प्रार्थना, मतलब माफी मांगते हुए, मैं इनको स्वजातीय नहीं कहूंगा। हाँ। मैं एक ही बात कहूंगा, बार बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा। ठाकुरवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं, जो उन्होंने खुद मीडिया पे ये एक्सेप्ट किया कि मैं ठाकुर राजपूत हूं, मुझे गर्व है। महंत वहंत वो बाबा बाबा वाली बात सब किनारे कर दी उन्होंने स्वयं। तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है, और ठाकुरवाद इस कदर है कि वो ठाकुरवाद जानलेवा ठाकुरवाद हो गया। और अपने ठाकुर लोगों को बचाने के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। दो माफिया बीजेपी ने, ये उनका अपना क्लेम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफियावाद खत्म किया। और दो माफिया, जिसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इनको माफिया बताया। और माफियागिरी बताते बताते ये दिखाया कि हाँ, ये सब माफिया लोग हैं। और उनकी जानें ली गई, किस तरह ली गई ये सब कुछ पता है। लेकिन इन जो माफियाओं की जान गई, चाहे मुख्तार अंसारी जी हो, चाहे अतीक अहमद जी हो, क्या वो दीवार पे गोली चला रहे थे क्या? अगर लड़ाई थी तो किसी माफिया से ही तो झगड़ा होता। कोई माफिया जनता से थोड़ी नहीं लड़ता है। माफिया वही होता है, बड़ा गुंडा वही होता है, जो बड़े ताकत से टकराता है। तो उस माफिया का नाम नहीं योगी आदित्यनाथ जी कभी लेते हैं। वैसे सरकारी आंकड़ों में लिखा है, सरकारी मुकदमों में लिखा है, नाम ब्रजेश सिंह है, और धनंजय सिंह है, चंचल सिंह है, और इस तरह के दर्जनों योगी आदित्यनाथ जी के जाति वाले माफिया उत्तर प्रदेश में यही काम कर रहे हैं, जिस पे हम आप चर्चा कर रहे हैं। वो सिंडिकेट चल रहा है पूरे पूर्वांचल। अभी तक ये था कि खनन पे सिंडिकेट है, खनन में सब कुछ आ गया, मिट्टी भी, बालू भी, मोरंग भी, सब कुछ खनन में उस पे सिंडिकेट चल रहा था। और ठेकेदारी में सिंडिकेट चल रहा था कि पूर्वांचल में जितना भी ठेका पट्टा होगा, सब योगी आदित्यनाथ के जाति वाले यानी कि ठाकुर लोग ही लेंगे। हम्म। लेकिन जब ये दवाई वाला मामला खुल के आया है, तो इसमें भी सिंडिकेट है। और सिंडिकेट योगी आदित्यनाथ के जाति के क्षत्रिय ठाकुर लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले। हमारी पार्टी के लोग ना बुरा माने, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी के जो ठाकुर नेता हैं, उन्होंने सिंडिकेट बना रखा है। कभी कभी होता है ना कि कहो राम को और बुरा घनश्याम मान जाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बात कह दे रहा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ हमला बीजेपी के और बीजेपी के लोगों पे है। किसी और दल के लोग बुरा ना माने। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे हमारी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, उनसे जब वो सत्ता में नहीं, तो उनसे सवाल जवाब कैसा, विक्रांत जी बताइए। जो हम्म। सत्ता में है, जो ताकतवर है, उससे सवाल जवाब हम करेंगे ना, उस पे आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद इस चरम पे चल रहा है कि वो ठाकुरवाद अंधा हो गया पैसे कमाने के चक्कर में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी जान ले रहे हैं। उनके उस घृणित कार्य से, उनके उस भ्रष्टाचार से, उनके इस पैसे कमाने की प्रवृत्ति से कौन लोगों की जान जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो आजकल उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, देश में भी चल रही पूरी, कि 1000 साल में सबसे मजबूत अगर कोई परिस्थिति आपको उत्तर प्रदेश में देखनी हो किसी जाति की,
तो ठाकुर जाति के लोग हैं। 1000 साल में, 1000 साल में उत्तर प्रदेश में कोई जात इतनी मजबूत नहीं थी जो इतना अत्याचार कर सके। बैलेंसिंग मामला था। लेकिन पहली बार यानी 2017 के बाद से और 2027 तक उत्तर प्रदेश में, मैं 27 तक यानी कि भविष्य को भी हाँ। कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अत्याचार और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौन है, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनके अंदर कोई आक्रोश नहीं है, उनके अंदर कोई अपने प्रदेश में जो ये माफियागिरी सिंडिकेट चला रहा है इनको सजा देने का कोई उतावलापन नहीं है। उनके यहां बुलडोजर चलाने के मन में उनके कोई सपने में भी कोई सपना नहीं आया कि मुझे सुबह कोई ये अमित सिंह टाटा के यहाँ, विकास जायसवाल के यहाँ बुलडोजर भेजना, ना ना ना। वो तो उनका सजातीय भाई है। देखिए मैं फिर बोल गया, पार्टी की नीति ही हमेशा मुंह से निकलती है, प्रैक्टिस होती है। उनका कोई ठाकुर भाई ही है जो इस तरह की बातें कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूं विक्रांत जी कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार लोगों की जान की परवाह नहीं कर रही है, सिर्फ अपने धन, भ्रष्टाचार, अकूत संपत्ति और कैसे लोगों को, मैंने तो कहा था कि मैं सामंतवाद को जूते के नोक के नीचे दबा के रखता हूं जो मुझसे इस तरह बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर लोगों को जूते की नोक के नीचे दबा कर रखा गया है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उन पे किसी भी तरीके का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं। उठा के देख लीजिए, जिस जिले को उठाएंगे वहां एक सिंडिकेट नजर आएगा। एक कोई अखिलेश दुबे है, याद करिए, बिल्कुल। कानपुर के, कितने मुकदमे उन पे लग गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। कितना अपराध उन्होंने कर दिया, गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सरकार मैनेजमेंट कर रही है कि कैसे अपने लोग खुश रहें और कैसे चुनाव में ये ताकतवर लोग उनकी मदद करेंगे, धन से, बाहुबल से, और जो भी कर सकते हैं समाज को डराने धमकाने का। चूंकि मुझे एक बात याद है, मैं 2024 में गोंडा लोकसभा का प्रभारी था, और वहां पे एक इनके विदेश राज्य मंत्री हैं, कीर्तिवर्धन सिंह। हाँ। उनकी विधानसभा है मनकापुर। मेरे ये सब मेरे आंखों के सामने की चीजें हैं। आपने 24 तारीख को देखा होगा कि ऊट वोट लूटने की खबरें आ रही थी। हम लोग लगातार चुनाव आयोग को ये संदेश दे रहे थे कि मनकापुर विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। ये बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग पीडीए समाज के नहीं थे, योगी आदित्यनाथ के जात वाले। उनकी सबकी लिस्ट मेरे पास बनी रखी है। अभी इसलिए नहीं ओपन करता हूं क्योंकि अभी कौन उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन उन सारे जितने भी योगी आदित्यनाथ के जाति वाले लोग थे, वो हर बूथ पे बैठ बैठ कर, मैं कंप्लेन करते थका नहीं, एसपी डीएम को कंप्लेन कर करके मेरा मोबाइल हैंग कर गया, लेकिन बूथ कैप्चरिंग नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जात वाले भाई लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। तो हर तरीके से मैं ये बात कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जाति की वजह से, उनके मुख्यमंत्री होने की वजह से उत्तर प्रदेश में ये तमाशा हो रहा है। और इस पे कोई जो लाइमलाइट मीडिया है, जो हाँ। ऑडियंस अड्डा वाला मीडिया है, जो अपने आप को सरकार के चरणों में अपने आप को गिरा चुका है, वो मीडिया कोई खबर नहीं चला, ना लेकिन कोई नैरेटिव बिल्डअप करता है। लेकिन मनोज जी, मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस भी राज्य में जाते हैं उनके तो भाषण की शुरुआत इसी से होती है कि उत्तर प्रदेश से हमने माफिया खत्म कर दिया है। इसी वाक्य से वो शुरुआत करते हैं। देखिए माफिया, अब मैं बड़ा हतप्रभ हूँ मुख्यमंत्री जी की समझ कैसी है, मैं तो नहीं महसूस करता। मुख्तार अंसारी जी जेल में थे, अतीक अहमद भी गुजरात की जेल में थे। जो लोग जेल में बंद हो, वो कौन सा सिंडिकेट, कौन सा माफियागिरी चला रहे हो? सत्ता आपकी थी, कुछ भी नहीं। जो चीजें हो रही थी वो सरकार के इशारे पे हुई, बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और किसको किसका प्रश्रय था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को लूटा गया है, चाहे गुजरात की टीम ने लूटा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की टीम ने लूटा हो। जब पैसा खूब लूट लिया, खूब ले लिया, तो बात को उनको एक ही बात होती ना कि उनको वापस खत्म कर दो, मार दो, पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा उनका पैसा हो जाएगा। ये समय आने पे चीजें मेरे ख्याल से खुलेंगी। अभी तो मेरे ख्याल से ऐसी लोग हैं जो शायद न्याय भी नहीं होने देंगे। और कैसे मासूम बच्चों की जानें गई उत्तर प्रदेश में, इनकाउंटर किए गए हैं लोगों के, मत्थों पे गोली मारी गई है,
अगर अपराध चोरी का था तो अपराध चोरी का मतलब मुकदमा लगा था, कोई न्यायालय ने उनको चोर साबित नहीं किया था। उनकी जानें गई उत्तर प्रदेश में। लोगों को मुकदमों के आधार पे गोलियां मार दी गई हैं। लोगों को जेल में ठूंस दिया गया है। लोगों के मकान, अगर हम अपेक्षा करते हैं कि अब आपके घर में 5 लोग हैं और किसी एक व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसका घर गिरा दिया जाता है, यानी कि जो 4 अच्छे लोग हैं उनको भी उसकी सजा मिल जाती है। भारत के किस कानून में ये बात लिखी है? मुझे बता दिया जाए। मैं नहीं जानना, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे याद है वो घटना, मैं तो मेरे आंखें नम हो जाती हैं कि इलाहाबाद में इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जो था, उसके तहत एक मकान बना था, जावेद पंप नाम था, और बच्चों का कुछ वहां पे प्रदर्शन हुआ था इलाहाबाद में। तो उस प्रदर्शन, एनआरसी का सर था, एनआरसी का प्रदर्शन था। तो उसमें जावेद पंप नाम के व्यक्ति का मकान गिराया गया कि उसको मास्टरमाइंड बताया गया कि एनआरसी में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसको बवाल भी नहीं कहेंगे, उसको कोई दंगा भी नहीं कहेंगे, सिर्फ धरना प्रदर्शन जो था उसके आधार पे उसका मकान गिरा दिया गया। और वो मकान उसकी पत्नी के नाम, उसके साथ बच्चे, और वो पत्नी को भी उसके फादर ने दिया था गिफ्ट में मकान। यानी कि उसके पति से कोई लेना देना नहीं था। उसका मकान पूरा जो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने पूरा बुलडोज कर दिया पूरा मकान। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि नक्शे में छज्जा बाहर था कि नक्शे में प्लॉट ही अलग हो गया, कि दूसरे प्लॉट पे मकान बना लिया था। और नक्शा पास नहीं था तो कितना नहीं पास था। भाई इलाहाबाद अथॉरिटी बना रही थी, उसमें तो बिना नक्शा पास किए वो मकान ही कोई नहीं बना सकता। वो सारी कार्रवाई करनी पड़ती। और ठीक है, हो सकता है किसी का छज्जा ज्यादा हो गया और किसी का एक फ्लोर ज्यादा हो गया, तो एक ही फ्लोर तो तोड़ोगे, कि हम्म। 4 फ्लोर, 3 फ्लोर और तोड़ दोगे? तो ये संवेदनहीन लोग हैं, उनको कोई संवेदनाएं नहीं, किसी का मकान गिर जाए, किसी के साथ अत्याचार हो जाए। तो वो उत्तर प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है, बहुत तगड़े से पनप रहा है। मैंने नाम लिए सबके, और मैं बिल्कुल कदाचित भयभीत नहीं हूं, नाम मैं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोला गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमारी पीढ़ियां, हम उनको, जैसे तोहफे में लोग अपना घर द्वार दे के जाते हैं, जमीन जायदाद दे के जाते हैं, अगर हम नहीं बोले, हमारे समाज के लोग, हमारी विचारधारा के लोग नहीं बोले विक्रांत जी, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि हम अपनी पीढ़ियों को बेड़ियां देके जाएंगे, गिफ्ट में, तोहफे में। उनको बेड़ियां जकड़ी हुई मिलेंगी, ना बोलने की आजादी होगी, ना उनको कुछ करने की आजादी होगी। इसलिए मैं बोलूंगा और सरकार से लगातार सवाल पूछूंगा। और जो आप लोग हिम्मत करके काम कर रहे हैं, वही हिम्मत हम लोगों भी कर रहे हैं। और इस अन्याय के खिलाफ निश्चित तौर पे अंधेरा छटेगा और एक दिन सुबह आएगी। हमने 400 पार वालों को, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 200 पे ला दिया था। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश से ही हार शुरू होगी। और पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों को छोड़ के, कांग्रेस बीजेपी से लड़ती नहीं है, पता नहीं कौन सी कुश्ती करती, मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हराएगी। ममता जी लड़ेंगी, हराएंगे। स्टैलिन जी लड़ेंगे, हराएंगे। साउथ इंडिया के कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, वो लड़ेंगे, हराएंगे, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी बोली है, उनकी राजनीतिक समझ है, और उनको बीजेपी से कैसे निपटना उन्हें मालूम है। ठीक वैसे जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आप जुड़े, बातचीत की, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।